हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे। यह जो क्लास है आपकी, यह एसएससी जीडी, एमटीएस, आरपीएफ एसआई आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम है एक क्लास अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी हम जीके जीएस कवर करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको यहीं पर डिस्कस करते हैं, ताकि परीक्षा में उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न आए तो गलत ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें और जो है अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भला हो सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा। अब यह सिकंदरा कहाँ है? यह तुम्हारा आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। तो अगर आपसे पूछ ले कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा आगरा में स्थित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख मकबरे जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न आए तो यहाँ से गलत ना हो पाए। अगर आपसे पूछ ले कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। अगर आपसे पूछ ले कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो तुम्हारा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मरियम उज जमानी का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा आगरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में। ये जो है मरियम उज जमानी जो है, यह अकबर की पत्नी हरखा बाई का मकबरा है। ठीक है, यह अकबर की पत्नी का भी मकबरा है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये जो मकबरा है, यह औरंगजेब की पत्नी बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बीवी का मकबरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बीवी का मकबरा जो है कहाँ पर है, तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और जो है इस मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो मकबरा तुम्हारा है ताजमहल के आकार का ही बना है। अगर आपसे पूछ ले कि अनारकली का मकबरा कहाँ है, तो यह तुम्हारा लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में। अगर आपसे पूछ ले कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो यह भी तुम्हारा लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में। अगर आपसे पूछ ले अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा दिल्ली में है। और सिकंदर लोदी का मकबरा यह भी तुम्हारा दिल्ली में है। और बलबन का मकबरा जो है ये भी दिल्ली में है। गयासुद्दीन का मकबरा जो है ये भी दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा है तुम्हारा, ये भी दिल्ली में है या कुतुब मीनार के समीप स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था इल्तुतमिश का मकबरा जो है या किसके समीप स्थित है, तो तुम्हारा हो जाएगा कुतुब मीनार के समीप। अगर आपसे पूछ ले कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है, ये भी तुम्हारा दिल्ली में है, ये भी तुम्हारा कुतुब मीनार के समीप स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि गैस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है, तो तुम्हारा ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह, या फिर इसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये तुम्हारा जो बंदरगाह है कच्छ गुजरात में स्थित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अब परीक्षा में यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि न्यू मंगलुरु बंदरगाह है या कहाँ है, तो यह तुम्हारा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले कि कोच्चि बंदरगाह जो है यह कहाँ पर है, तो यह केरल में है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है या अरब सागर में है। और यह बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा भी बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर है? यह बंगाल की खाड़ी में है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कौन सा है? यह भारत का जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह है।
ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो तुम्हारा मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। और सबसे प्राचीन अगर पूछ लेगा आपसे, क्या तुम्हारा हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह, यह तुम्हारा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा है विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, यह तुम्हारा उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जीएसटी निम्नलिखित में से किस देश पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारत का जीएसटी जो है यह कनाडा देश पर आधारित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जीएसटी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो है कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। अगर आपसे पूछ ले कब लागू हुआ था, तो 1954 में लागू हुआ था, 1954 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जीएसटी जो है यह कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह तुम्हारा असम है। कौन सा है? असम। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था, तो सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो तुम्हारा 279 ए है। कौन सा अनुच्छेद है? 279 ए। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा है, तो तुम्हारा 122वां संविधान संशोधन विधेयक। 122वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि किस एक्ट के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 101 एक्ट के तहत। किसके तहत? 101 एक्ट के तहत। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? तेलंगाना। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, तो तुम्हारा हो जाएगा असम। कौन सा? असम। लेकिन पारित करने वाला, बिल पारित करने वाला जो तुम्हारा तेलंगाना। और जीएसटी लागू करने वाला अगर अंतिम राज्य पूछ ले, अंतिम, तो तुम्हारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। कौन हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है यह पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है सभी मंदिरों को विस्तार से डिस्कस करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है इसको किस राजवंश ने बनवाया था, तो इसको बनाया था राष्ट्रकूट राजवंश ने। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजवंश ने। और अगर पूछ ले इस राजवंश के राजा का क्या नाम है, तो उसका नाम था राजा कृष्ण प्रथम। अगर पूछ ले किस राजा ने बनवाया था, तो बनवाया था राजा कृष्ण प्रथम ने। यहीं अगर आपसे पूछ ले कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। अगर आपसे पूछ ले कि कंदरिया महादेव मंदिर है या कहाँ पर है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था विद्याधर द्वारा बनवाया गया था। किसने बनाया था? विद्याधर ने। अगर आपसे पूछ ले कि कामाख्या मंदिर जो है या कहाँ पर है, या पहले बात तो तुम्हारा है गुवाहाटी असम में। कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में स्थित है। और इसको निर्माण करवाया था म्लेच्छ वंश ने। किसने करवाया था? म्लेच्छ वंश ने। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख मंदिर जो है उनको डिस्कस करेंगे। अब परीक्षा में यहाँ से अगर मंदिर से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जगन्नाथ मंदिर है या कहाँ पर है, या तुम्हारा पुरी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। और यह जो मंदिर है नागर शैली में बना हुआ है। और यह मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो रथ मंदिर है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर मंदिर। यह कहाँ पर है? यह तुम्हारा तंजौर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तंजौर तमिलनाडु में। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था चोल वंश के शासक
राजा राज प्रथम ने। किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने। और यह जो मंदिर है यह तुम्हारा भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसको जो है दिलवाड़ा मंदिर है, इसको जैन मंदिर भी कहते हैं। यह अगर आपसे पूछ ले यह कहाँ पर है, तो यह माउंट आबू सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है और यह जैन धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर है प्रेम मंदिर। यह तुम्हारा वृंदावन मथुरा में है और यह भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। नेक्स्ट है सिद्धि विनायक मंदिर। यह कहाँ पर है? यह तुम्हारा मुंबई महाराष्ट्र में है और यह जो मंदिर है तुम्हारा भगवान गणेश को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह मंदिर जो है भगवान गणेश को समर्पित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। यह तुम्हारा देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है और यह गुप्त काल में बना था। कब बना था? यह मंदिर है जो तुम्हारा गुप्त काल में बना था। नेक्स्ट है भीतर गांव का मंदिर। यह कहाँ पर है तुम्हारा? यह कानपुर उत्तर प्रदेश में है और यह जो मंदिर है तुम्हारा पक्की ईंटों से बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो पक्की ईंटों से बना है, तो यह तुम्हारा भीतर गांव का मंदिर है और यह मंदिर भी तुम्हारा गुप्त कालीन है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है भीतर गांव का जो मंदिर है यह किस काल में बना था, तो तुम्हारा बना था गुप्त काल में। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर। यह तुम्हारा अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। और अगर आपसे पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था, तो इस पे सोना चढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। सोने की परत जो है इस पे चढ़वाई थी। नेक्स्ट है मारतंड मंदिर। यह तुम्हारा कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह कहाँ है? यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इसका अगर निर्माण पूछ लिया आपसे किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। अगला मंदिर है शुक्रेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? शुक्रेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? यह गुवाहाटी असम में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है तिरुपति मंदिर। यह तुम्हारा चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट मंदिर है सबरीमाला मंदिर। यह केरल में है और भगवान अयप्पन को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुम्हारा सबरीमाला मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, तो यह तुम्हारा भगवान अयप्पन को समर्पित है। नेक्स्ट है सास बहू मंदिर। कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। यह कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु में है। कहाँ पर? मदुरई तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था पंड्या राजा ने। किसने करवाया था? पंड्या राजा ने। अगला है बद्रीनाथ मंदिर। कहाँ पर है? चमोली जिला उत्तराखंड में है। कहाँ पर? चमोली जिला उत्तराखंड में। और यह जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है यही तुम्हारा जो बद्रीनाथ मंदिर है, अगर आपसे पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था आदि शंकराचार्य ने। किसने करवाया था? आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट है श्रीनाथ मंदिर। कहाँ पर है यह जो तुम्हारा है नाथ द्वार राजसमंद राजस्थान में है। और इसका अगर पूछ ले निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था दामोदर दास बैरागी ने। किसने करवाया था? दामोदर दास बैरागी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर। कहाँ पर है? यह छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन चंदेल शासक ने निर्माण करवाया था और जो है मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आप जो है 1.5 या 2 की स्पीड में भी देखते हैं तो जो है आपका भला हो जाएगा। ठीक है, आप समय बचाइए, पूरी वीडियो 1 की स्पीड में ना देख करके 2 की स्पीड में देखिए ताकि वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाए और जो है क्वेश्चन का आपका रिवीजन भी सही तरीके से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। यह जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत रत्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में इसके अलावा कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो आपका यहाँ से प्रश्न जो पूछेगा गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। स्थापना के समय इसके राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे। और यह पुरस्कार है यह देते तो राष्ट्रपति हैं लेकिन सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि जो है भारत रत्न किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, या तुम्हारे इंदिरा गांधी, कब मिला था 1971 में। अगर आपसे यही पूछेगा कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी, मिला कब था 1971 में। अगर आपसे पूछ ले कि जब पहली बार पुरस्कार दिए गए थे 1954 में, तो कितने लोगों को दिए गए थे, या 3 लोगों को दिए गए थे। किसको किसको, एक तुम्हारे थे सी राजगोपालाचारी, यह तुम्हारे थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। एक मिला था तुम्हारे सीवी रमन को, और सीवी रमन जो है यह भारत के भौतिक विज्ञानी हैं, और जो है इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तीसरे तुम्हारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इनको भी जो है तीनों लोगों को एक साथ में 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो तुम्हारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको जो है 1955 में मिला था। कब मिला था, 1955 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो तुम्हारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब मिला था, 1962 में। 1962 में मिला था। अगर आपसे पूछ ले कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था, 1966 में मिला था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब मिला था, इनको मिला था 1987 में। इनको जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में भारत रत्न जो है कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल मिलाकर के 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को, 5 लोगों को। कौन कौन से हैं, एक तुम्हारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर, या बिहार के रहने वाले थे, और इनको मरणोपरांत दिया गया है। या बिहार के जो है 2 बार जो है सीएम भी रहे हैं। कितनी बार, 2 बार सीएम भी रहे हैं। एक मिला है तुम्हारा MS स्वामीनाथन को, ये जो है 1967-68 में भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। एक तुम्हारे PV नरसिम्हा राव, दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये रहे हैं भारत के। एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक हैं चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका अवश्य बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो तुम्हारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ ले, तो यह तुम्हारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और विश्व पोलियो दिवस जो है यह तुम्हारा मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, UNO दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसीलिए यूएनओ दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस अगर पूछ ले तो 4 दिसंबर को हो जाएगा।
और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही। दही जो होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा लैक्टिक एसिड होता है। सिरका जो होता है, इसमें तुम्हारा होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। या फिर इसमें होता है तुम्हारा सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है तुम्हारा पालक। पालक में अगर पूछ ले तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में तुम्हारा होता है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टेरिक अम्ल। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले सिरका, तो इसमें तुम्हारा एस्टिक अम्ल होता है। अगर संतरा पूछ ले तो तुम्हारा सिट्रिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में होता है तुम्हारा ऑक्जेलिक अम्ल। और जो होता है तुम्हारा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी जो होता है, इसमें भी तुम्हारा ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है। अगर नींबू पूछ ले तो इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। HCOOH इसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है। अगर नेटल का डंक होता है, पौधा होता है, उसमें भी तुम्हारा होता है मेथेनोइक अम्ल। अगर सेब में पूछ ले तो होता है तुम्हारा माइलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? माइलिक अम्ल। घास में तुम्हारा होता है बेंजोइक अम्ल। और चाय में तुम्हारा पाया जाता है टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि अमरूद जो होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कहाँ पर मनाया जाता है गुड़ी पड़वा? यह तुम्हारा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है भारत के कुछ प्रमुख त्योहार या फिर मेले डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि खीर भवानी मेला जो है, यह कहाँ मनाया जाता है, तो तुम्हारा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु दर्शन मेला जो है, यह तुम्हारा लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार जो है तुम्हारा उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। खर्ची पूजा त्योहार जो है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। और लाई हरोबा उत्सव जो है यह तुम्हारा त्रिपुरा में मनाया जाता है। चाप चार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। और जो है पक्के या फिर पक्का हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर केवल हार्नबिल पूछेगा तो तुम्हारा नागालैंड हो जाएगा। पक्के या फिर पक्का हार्नबिल महोत्सव तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अम्बुबाची का मेला कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, तुम्हारा असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में। गुड़ी पड़वा जो तुम्हारा है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बथुकम्बा उत्सव जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बोनालू महोत्सव यह तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। पुथंडू जो है तुम्हारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। उत्तरायण तुम्हारा गुजरात में मनाया जाता है। और पली गज मेला यह तुम्हारा केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। अगर पूछ ले विशु महोत्सव जो है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। और मलयालम का यह नया साल भी है। मलयालम के नया साल में विशु महोत्सव मनाया जाता है। अगर पोंगल पूछ ले तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बाली यात्रा अगर धनुष यात्रा पूछ ले तो उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगर तमांग उत्सव पूछ ले तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और संघाई महोत्सव पूछ ले तुम्हारा मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। किस पर होती है? गृह मंत्रालय पर। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना जो 2011 थी, इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या मोटो था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये जो है इसका मोटो था। अगर आपसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। अगर आपसे पूछ ले कि यह जनगणना जो है किस सूची का विषय है, तो यह तुम्हारा संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। अगर आपसे पूछ ले कि महान विभाजक वर्ष जो है
यह कब मनाया जाता है? तुम्हारा 1911 से 1921। इसको जो है माना जाता है महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी। कितनी रही थी? -0.31%। माइनस जो है 0.31% जो है यहाँ पर 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी, इसीलिए इसको माना जाता है महान विभाजक वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है यह कब रही थी, तो 1961 से 1971 के बीच। अगर कितनी रही थी पूछ ले तो 24.8% जो है 10 की वृद्धि रही थी। अगर आपसे पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच 10 की वृद्धि कितनी रही है, तो यह 17.7%। कितनी रही है? 17.7%। अगर आपसे पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच वार्षिक वृद्धि कितनी रही है, तो यह तुम्हारी रही 1.64%। कितनी रही है? 1.64%। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर है, तो तुम्हारा बिहार में है। कितना है? 1106। कितना है? 1106। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो तुम्हारा 829 है, या कुल मिलाकर के चौथे नंबर पे आता है जनसंख्या घनत्व में। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17 है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का है। और अगर आपसे पूछ ले कितना है, तो 11,320 है। कितना है? 11,320। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। कितना है? 46 से 46। अगर आपसे पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच भारत का लिंगानुपात कितना रहा है, तो यह तुम्हारा रहा है 943। कितना रहा है? 943। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो केरल का हो जाएगा। कहाँ का? केरल का। कितना है? 1084। कितना है? 1084। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम लिंगानुपात जो है या कहाँ का है, तो तुम्हारा हरियाणा का हो जाएगा। कितना है? 879। कितना है? 879। अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है, क्या रही है? 73%। कितनी रही है? 73%। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो तुम्हारा केरल हो जाएगा 94%। इसको जो है पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया था। क्या? पूर्ण साक्षर, मतलब यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर ही हैं। अगर पूछ ले आपसे कि न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है, तो तुम्हारी बिहार की हो जाएगी 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान जो है इसकी राजधानी है टोक्यो, और यहाँ पर मुद्रा चलती है येन। क्या चलती है? येन। अगर आपसे पूछ ले ईरान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान। मुद्रा यहाँ पर चलती है तोमान। क्या चलती है? तोमान। अगर आपसे पूछ ले कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है तुम्हारी, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। क्या है? अस्ताना। और मुद्रा यहाँ पर चलती है टेंगे। क्या चलती है? टेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि चीन की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और मुद्रा चलती है यहाँ पर युआन। क्या चलती है? युआन। या फिर एक मुद्रा और चलती है यहाँ पर रेनमिनबी भी चलती है। क्या चलती है? रेनमिनबी भी मुद्रा यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किस संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद जो 25 से 28 है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्या है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है, तो इसमें समानता का अधिकार है। क्या इसमें? समानता का अधिकार। अगर आपसे पूछ ले, अब जो है यहाँ से हम जो है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 17 में क्या है, तो इसमें छुआछूत का अंत है। क्या है इसमें? छुआछूत का अंत। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है इसमें?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो है राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करती है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 23 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा मानव के दुर्व्यापार या फिर बलात्श्रम बेकार है, ये तुम्हारा अनुच्छेद 23 में है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 24 में क्या है, तो इसमें बाल श्रम प्रतिषेध है। क्या है इसमें? बाल श्रम प्रतिषेध। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले और जो है तुम्हारा 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। बाल श्रम प्रतिषेध में यही है तुम्हारा, 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों से कार्य जो है नहीं कराया जा सकता। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 39 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा जो है समान कार्य के लिए समान वेतन है। और अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 39A में क्या है, तो इसमें जो है तुम्हारा गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता है। क्या है? गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में तुम्हारा जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 44 जो है इसमें तुम्हारा समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 45 में क्या है, तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल व जिम्मेदारी है। अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, जैसे इसमें आंगनवाड़ी होगा 45, अनुच्छेद 45 में तुम्हारा 0 से 6 वर्ष रह गया है। शुरुआत में इसमें जो था वह 0 से 14 वर्ष तक था। कितना था? 0 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48A, इसमें जो है राज्य पर्यावरण संबंधी संरक्षण करेगा। और है अनुच्छेद 50, इसमें तुम्हारा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। क्या है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण। नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद जो है 51 में क्या है, तो इसमें राज्य दो देशों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। और जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा विदेश नीति भी तुम्हारी किसमें है? अनुच्छेद 51 में है।